Here I will discuss the questions from the GATE 2022 biotechnology paper, and the questions are related to section 2, 3, 6 and 7. This is the first question. The type of nucleic acid present in lambda-phage is. See, lambda-phage एक वायरस है एंड वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल का नेचर आप डीएनए एंड आरएनए आप दोनों शो करते हो, और जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो या आरएनए हो उसका नेचर डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल का शेप सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। बट अगर मैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अगर कंसीडर करता हूँ तो वहाँ जेनेटिक मटेरियल का नेचर सिर्फ डीएनए होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसलिए जब भी आप किसी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को कंसीडर करते हो तो वहाँ आपको जेनेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो डीएनए है या आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोट्स एंड सारे यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल का नेचर डीएनए होता है और वो डबल स्टैंडर्ड होता है। हाँ, शेप को आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि शेप लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। बट वायरसेस के केस में डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, लीनियर, ये सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। और यहाँ लैम्डा-फाज मेंशन किया गया है। देखो, वायरस को आप एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट के तौर पर कंसीडर करते हो, तो ऑब्वियसली वायरस अगर मल्टीप्लाई करता है तो विद इन द होस्ट मल्टीप्लाई करता है, और अगर होस्ट आप वायरसेस के केस में कंसीडर करते हो तो उसका नेचर प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में से कोई भी होस्ट के तौर पर रोल प्ले कर सकता है। अगर मैं लैम्डा-फाज के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ होस्ट प्रोकैरियोटिक नेचर का है और वो प्रोकैरियोट है ई कोलाई। जेनेटिक मटेरियल यहाँ डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और साथ साथ उसका नेचर लीनियर होता है। तो लैम्डा-फाज के केस में जेनेटिक मटेरियल का नेचर डीएनए होगा और वो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये कंडीशन आप शो करते हो फाई X174 में। सी ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बट यहाँ डीएनए सर्कुलर है या लीनियर है ये मेंशन नहीं किया गया, तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। फोर्थ ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये आप शो करते हो MS2 में। और ये ध्यान में रहे कि मैं यहाँ बैक्टीरियोफाज की बात कर रहा हूँ और बैक्टीरियोफाज के केस में प्रोकैरियोटिक सेल होस्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स को होस्ट के तौर पर कंसीडर करूंगा तो वहाँ अगेन आप एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों को होस्ट के तौर पर आप मेंशन कर सकते हो, और उस कंडीशंस में जो वायरसेस का एग्जाम्पल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं यहाँ ये सारे कंडीशंस बैक्टीरियोफाज के रिस्पेक्ट में शो किया। मैच द कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विद द रिस्पेक्टिव फंक्शन, तो यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया गया है कॉलम 1 में और इनके फंक्शंस को मेंशन किया गया है कॉलम 2 में, और आपको करेक्ट जो मैच्ड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। देखो, लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के तौर पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इनका प्रेजेंस आप सिर्फ एनिमल सेल्स में शो करते हो, और लाइसोसोम का काम इंटरसेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म करना है। बट ये इंटरसेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल का भी परफॉर्म कर सकता है और इंटरसेलुलर मटेरियल का भी परफॉर्म कर सकता है। तो अब ये डिफरेंसेस ध्यान में रखना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन, बट इंटरसेलुलर डाइजेशन वो इंटरसेलुलर मटेरियल का भी कर सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल का भी कर सकता है। तो फिर लाइसोसोम का फंक्शन मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स इंटरसेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है। सेकेंड ऑर्गेनेलीज के तौर पर मेंशन है पेरोक्सीजोम। देखो, पेरोक्सीजोम इज ऑल्सो ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और इनका प्रेजेंस आप सारे यूकैरियोटिक सेल्स में शो करते हो। चूंकि पेरोक्सीजोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन भी होता है, इसलिए इसे डिस्क्राइब किया गया है एज ए पेरोक्सीजोम के तौर पर। इन केस ऑफ द पेरोक्सीजोम यू विल गेट एन एंजाइम कैटालेज जो कि पेरोक्सीडेज फैमिली का मेंबर है, और कैटालेज पेरोक्सीजोम में H2O2 को O2 में कन्वर्ट करता है, और अगर ये H2O2 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है तो आप रिएक्शन इस पर्टिकुलर मैनर में मेंशन करते हो। सिंस H2O2 इज ए वेरी टॉक्सिक कंपाउंड, तो इस टॉक्सिक कंपाउंड को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैटालेज रिस्पॉन्सिबल है, और कैटालेज का प्रेजेंस आप पेरोक्सीजोम में शो कर रहे हो। तो इसलिए पेरोक्सीजोम का फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड।
कॉलम 1 में एक और ऑर्गेनेलिस मेंशन है, दैट इज द गैलेक्सीजोम. गैलेक्सीजोम इज बेसिकली एन स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम, और गैलेक्सीजोम के प्रेजेंस को आप प्लांट सेल में शो करते हो, और प्लांट सेल में गैलेक्सीजोम ग्लैक्सुलेट साइकिल को भी परफॉर्म करता है, और ग्लैक्सुलेट साइकिल के परफॉर्म होने के कारण गैलेक्सीजोम फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट कर सकता है. तो गैलेक्सीजोम का फंक्शन अगर आप कॉलम 2 से सेलेक्ट कर रहे हो तो ये होगा कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर मॉलिक्यूल. साइटोस्केलेटन ये प्रोटीन के नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइटोस्केलेटन के तौर पर आप एक्टिन फिलामेंट को भी कंसीडर करते हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंसीडर करते हो, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कंसीडर करते हो. आउट ऑफ 3 डिफरेंट साइटोस्केलेटन्स, एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल की मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल की मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते. तो अगर यहाँ ऑप्शन मेंशन है इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोटिलिटी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो लाइसोजोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, पेरोक्सीजोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, गैलेक्सीजोम कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर, एंड साइटोस्केलेटन इन्वॉल्वमेंट इन द सेल मोटिलिटी. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. In animal cells, the endogenously produced microRNA silence gene expression by. See, microRNA एक स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए की कैटेगरीज को बिलोंग करता है, और ये ऑलवेज एंडोजिनस नेचर ही शो करता है. एसआई आरएनए के केस में आप नेचर एंडोजिनस और एक्सोजिनस आप दोनों कंसीडर करते हो, बट माइक्रो आरएनए के केस में कंडीशन आप ऑलवेज एंडोजिनस शो करते हो. और माइक्रो आरएनए किसी जीन के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर करता है. अब क्वेश्चन है कि अगर जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करता है, उसे इनहिबिट करता है, तो किस स्टेज में जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है. तो सपोज ये मैं एक माइक्रो आरएनए फॉर्मिंग जीन को शो कर रहा हूँ, और इस माइक्रो आरएनए फॉर्मिंग जीन के द्वारा माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ. दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, और इनकी प्रोसेसिंग हुई, और फाइनली प्रोसेस्ड माइक्रो आरएनए को मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ. एंड सपोज दिस इज द टारगेट जीन, और इस टारगेट जीन के एक्सप्रेशन को ये माइक्रो आरएनए इनहिबिट कर रहा है. तो ये माइक्रो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट नहीं करेगा. जो टारगेट जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो फिर ये माइक्रो आरएनए इस मैसेंजर आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा यहाँ ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है. और कुछ केसेस में ये जो मैसेंजर आरएनए है इसमें क्लीवेज कॉज करता है. तो चाहे क्लीवेज को कॉज करे, या डबल स्टैंडर्ड कंडीशन के डेवलप होने के कारण यहाँ ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, दोनों सिचुएशन में ये टारगेट जीन अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए के किस रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा. सी, अगर मैं ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड के पास इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, और इनिशिएटिंग कोडॉन के तौर पर मैं यहाँ AUG शो कर रहा हूँ, और 3 प्राइम एंड के पास स्टॉप कोडॉन होता है. तो आप 3 में से किसी भी स्टॉप कोडॉन को कंसीडर कर सकते हो. तो 5 प्राइम एंड से इनिशिएटिंग कोडॉन तक का जो सीक्वेंस है इसे कहा जाता है 5 प्राइम UTR, क्योंकि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान इनके द्वारा अमीनो एसिड कोड नहीं होता. और स्टॉप कोडॉन के बाद जो रीजन है वो भी राइबोसोम के द्वारा रीड नहीं हो पाता, अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, इसे कहते हैं 3 प्राइम UTR अनट्रांसलेटेड रीजन. तो 5 प्राइम UTR ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, 3 प्राइम UTR ये भी अनट्रांसलेटेड रीजन है. 5 प्राइम UTR को आप डिस्क्राइब करते हो लीडर सीक्वेंस के तौर पर, 3 प्राइम UTR को आप ट्रेलर सीक्वेंस के तौर पर डिस्क्राइब करते हो. और जब माइक्रो आरएनए की बाइंडिंग होती है तो मेनली इसकी बाइंडिंग 3 प्राइम UTR रीजन से होती है, और बाइंडिंग के बाद वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को यहाँ स्टॉप करता है. अब यहाँ 4 डिफरेंट ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो बेस पेयरिंग विद द 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ब्लॉकिंग मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को तो इनहिबिट करता नहीं है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. बाइंडिंग टू द ऑपरेटर साइट, देखो ऑपरेटर साइट आप डीएनए पर शो करते हो, और ये माइक्रो आरएनए डीएनए के साथ तो बेस पेयरिंग शो नहीं कर रहा है, वो तो मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम UTR से पेयरिंग शो कर रहा है. तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. बेस पेयरिंग विद द 3 प्राइम रीजन ऑफ स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंडिंग नहीं शो करता है, ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंडिंग शो करता है, और वहां ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है. टर्पिनॉइड्स आर मेड ऑफ, टर्पिनॉइड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है.
सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखो कि टर्पिन्स एंड टर्पिनोइड्स ये आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है, और टर्पिन एंड टर्पिनोइड्स में डिफरेंसेस ये है कि टर्पिन का नेचर आप सिंपली हाइड्रोकार्बन कंसीडर करते हो, जबकि टर्पिनोइड को आप कंसीडर करते हो ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर। और जब आप बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला टर्पिन का शो करते हो तो वहां आप इस कंडीशंस को मेंशन करते हो, और एन यहां रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट। और जब आप आइसोप्रीन यूनिट को डिस्क्राइब करते हो तो दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट जो 5 कार्बन का बना होगा। और जब आप इसी आइसोप्रीन यूनिट में आप डबल बॉन्ड के प्रेजेंस को शो करते हो तो इसे कहा जाता है आइसोप्रीन। तो टर्पिन्स आइसोप्रीन यूनिट्स का बना होता है, और चाहे आप टर्पिन की बात करो और टर्पिनोइड्स की बात करो, आइसोप्रीन यूनिट्स का बना होगा। मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स कनेक्टेड हैं तो उसे डिस्क्राइब किया जाता है मोनोटर्पिन्स के तौर पर। 3 कनेक्टेड हैं तो सेस्क्विटर्पिन्स, 4 कनेक्टेड हैं तो डाइटर्पिन्स, 6 अगर कनेक्टेड हैं तो ट्राइटर्पिन्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट टर्पिन्स या टर्पिनोइड को डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से एक में अमीनो एसिड है तो ये तो हो नहीं सकता, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये टर्पिनोइड आइसोप्रीन यूनिट से बना होगा। ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल, इनसे जो है टर्पिनोइड्स का फॉर्मेशन होता नहीं। द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऑफ 4 टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर गिवन बिलो। द सिंबल indicates the cleavage site. Identify the restriction enzyme that generates sticky end. See, जब आप restriction enzyme को describe करते हो तो restriction enzyme के प्रेजेंस आप सिर्फ प्रोकैरियोट्स में शो करते हो, इट मीन्स बैक्टीरिया में शो करते हो, तो ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो आप इसे एंडोन्यूक्लिएज के तौर पर कंसीडर करते हो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का सबस्ट्रेट डीएनए होता है, और सबस्ट्रेट के तौर पर आप यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शो करते हो, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट ये काम नहीं करता। और जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है तो दोनों स्टैंड में क्लीव करता है। क्लीवेज का नेचर स्टैगर्ड भी हो सकता है और ब्लंट भी हो सकता है। अगर ब्लंट होगा तो डीएनए के दोनों स्टैंड में सेम पोजीशन पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कटिंग होगी, तो इस कंडीशन में कोहेसिव एंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। कोहेसिव एंड का फॉर्मेशन तब हो सकता है जब स्टैगर्ड कट हो। तो अगर यहाँ स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड के जनरेशन की बात हो रही है तो फिर आपको स्टैगर्ड कट कंसीडर करना होगा। अब आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 3 ऑप्शंस में कटिंग का नेचर शो किया गया है ब्लंट, तो इन केसेस में कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और स्टिकी एंड का फॉर्मेशन आप कहाँ शो कर सकते हो, तो ए ऑप्शंस में आप शो कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ए। Among individuals in the human population, minor variation exists in nucleotide sequences of chromosome. These variations can lead to the gain or loss of sites for specific restriction enzyme. Which of the following technique is used to identify such variation? देखो, रिस्ट्रिक्शन साइट में अगर वेरिएशंस है तो फिर उस वेरिएशन के कारण रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किसी पर्टिकुलर साइट को कट कर सकता है और किसी साइट को कट नहीं कर सकता। और अगर मैं यहाँ 2 आइडेंटिकल डीएनए को शो कर रहा हूँ और इन 2 आइडेंटिकल डीएनए में किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लिए 2 डिफरेंट साइट्स है, और इस डीएनए में ये दोनों रिस्ट्रिक्शन साइट नॉर्मल कंडीशन शो कर रहा है, तो यहाँ कटिंग होगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के एप्लीकेशन के बाद यहाँ कटिंग होगी, और कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो 1, 2 एंड 3। बट सपोज कि सेकेंड डीएनए के केस में ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है ये म्यूटेट हो चुका, कोई एक पर्टिकुलर बेस पेयर यहाँ चेंज्ड कंडीशन शो कर रहा है, बट दूसरा जो साइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ कटिंग होगी, ये फ्रेगमेंट बनेगा। बट यहाँ कटिंग नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में 2 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे, जबकि अपर केस में आप 3 फ्रेगमेंट शो कर रहे हो। और ये आइडेंटिकल डीएनए था, डिफरेंसेस सिर्फ रिस्ट्रिक्शन साइट में था, तो उनके कारण अब यहाँ 2 ही फ्रेगमेंट डेवलप हो रहे हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्शन साइट में कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिस टेक्निक से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट के यहाँ म्यूटेट होने के कारण जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बन रहा है उनके नंबर और उसके लेंथ में आपको वेरिएशन मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। Which of the following conditions will contribute to the stability of gene pool in natural population? See, अगर जीन पूल की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, और अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है।
अगर पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है और अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस काम नहीं कर रहा हो, वहाँ जीन में कोई म्यूटेशन परफॉर्म नहीं हो रहा हो, रैंडम मैटिंग हो रहा हो, और यहाँ मेंशन है नॉन रैंडम मैटिंग, तो रैंडम मैटिंग वाले कंडीशंस परफॉर्म हो रहे हो, पॉपुलेशन साइज काफ़ी लार्ज हो ताकि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण अलील की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, तो ये लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, रैंडम मैटिंग वाले कंडीशन होने चाहिए, नॉन रैंडम मैटिंग वाले कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पी, क्यू एंड एस। मैच द मीडिया कंपोनेंट यूज्ड इन मैमेलियन सेल कल्चर विथ इट्स रिस्पेक्टिव रोल, जो कि कॉलम 2 में मेंशन है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, फाइब्रोनेक्टिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन इज ए विटामिन और इसे आप विटामिन B2 की कैटेगरीज में प्लेस करते हो। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एक ग्रोथ फैक्टर है जो माइटोजेन के तौर पे काम करता है और सेल में डिवीजन के प्रोसेस को इंड्यूस करता है, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को मैं माइटोजेन के तौर पे कंसीडर कर सकता हूँ। फाइब्रोनेक्टिन एक एडिजन प्रोटीन है लाइक लेमिनिन, और ये एक्स्ट्रासेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पर सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, और ये डायमेरिक कंडीशन शो करता है, यानी 2 नियरली आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, और इनका रोल सेल अटैचमेंट के केस में हम लोग शो करते हैं। तो फाइब्रोनेक्टिन का रोल आप चूज कर सकते हो सेल अटैचमेंट। अब हाइड्रोकॉर्टिसोन ये बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन एज एन हार्मोन के तौर पर आप इसे कंसीडर करोगे। मैच द सेल टाइप विच इज मेंशन इन कॉलम 1 विथ इट्स फंक्शन, जो कि कॉलम 2 में मेंशन है। बी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत ही कॉमन होता है। इसका ओरिजिन आप बोन मैरो शो करते हो, इसका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है, और ये लिम्फाइड टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होता है। सरफेस इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एंटीबॉडीज को भी सिक्रीट करता है एंड साइटोकाइंस को भी सिक्रीट करता है, और एंटीबॉडीज को सिक्रीट करने के साथ साथ ये एंटीबॉडी यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है। तो बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये करेक्ट होगा। टी सेल, इसका ओरिजिन आप बोन मैरो में शो करते हो, बट मैचुरेशन थाइमस में होता है, और लिम्फाइड टिश्यूज में ये डिफरेंशिएट करता है, और यहाँ आप मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को नहीं शो करते हो, और ये सेल मीडिएटेड एज वेल एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में रोल प्ले करता है। सिक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे साइटोकाइंस को रिलीज करता है, और यहाँ रिसेप्टर के तौर पर टी सेल रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से टी सेल्स के लिए जो ऑप्शन करेक्टली मैच करता है दैट इज द साइटोटॉक्सिसिटी। अब न्यूट्रोफिल्स को हमें मैच करना है। न्यूट्रोफिल्स देखो, जस्ट लाइक मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स आर एक्टिव फैगोसिटिक सेल्स, तो यहाँ फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। एंड द लास्ट सेल मेंशन है मास्ट सेल। तो जस्ट लाइक द बेसोफिल्स, मास्ट सेल हैव द लार्ज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन हिस्टामाइन एंड अदर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट ऑफ द एलर्जीज। तो मास्ट सेल के बारे में आप मेंशन कर सकते हो हिस्टामाइन एसोसिएटेड एलर्जी। मैच द स्टेशनरी फेज विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इन केस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी आप मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज आप इन दोनों को कंसीडर करते हो। अगर मैं डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज को कंसीडर करता हूँ तो ये स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज होता है इन केस ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि अगर आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करते हो तो वहाँ आप कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर के बारे में पढ़ते हो, और डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज एक आयन एक्सचेंजर के तौर पे यूज होता है इन केस ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका कॉलम 2 में जो सेकेंड क्रोमेटोग्राफी मेंशन है उनसे ये रिलेटेड। सिफाडेक्स को आप यूज करते हो एज ए स्टेशनरी फेज के तौर पर इन केस ऑफ द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट के साथ आप इसको रिलेट करते हो। फिनेलसेफेरोज ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी के दौरान स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज किया जाता है। एंड प्रोटीन ए ये बेसिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के दौरान यूज होता है, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के दौरान जब ये स्टेशनरी फेज का पार्ट होता है तो इनके साथ स्पेसिफिक लाइगेंड की बाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन इस केस में क्या होगा, तो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर।
Secondary structure is formed by a repeating pattern of interaction among the polypeptide backbone atoms. See, secondary structure describes the spatial arrangement of the main chain or backbone atoms. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय ए रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स. और जो इंटरेक्शंस इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो मेन चेन एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. टर्सरी स्ट्रक्चर इज ए 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स ओनली. देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर के केस में इंटरेक्शंस डेवलप करता है साइड चेन के एटम्स. अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तब बैकबोन एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है. लेकिन यहाँ टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया गया है कि 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स ओनली, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट. देखो, अगर प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना है तो फिर आप वहाँ मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर शो कर सकते हो टर्सरी स्ट्रक्चर. लेकिन अगर कोई प्रोटीन अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड से बना है तो आप इस कंडीशंस में प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हो एज ए मल्टीमेरिक प्रोटीन. और मल्टीमेरिक प्रोटीन के केस में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं दैट इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो आर इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शंस आप यहाँ सेलेक्ट करोगे पी एंड आर. द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन यूबिक्विटिनेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोटीन्स आर. यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस के दौरान E1, E2 एंड E3 ये 3 डिफरेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं. एंड E1 इज ऑल्सो टर्म्ड एज द यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 यूबिक्विटिन कंजुगेटिंग एंजाइम एंड E3 एज ए यूबिक्विटिन लाइगेज. तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन के तौर पर चूज करो. द मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर ए सेट ऑफ सीक्वेंसेस. Which one of the following statement about the method is correct? See, जब आप पार्सिमोनी मेथड्स को कंसिडर करते हो तो ये एज्यूम करके चलता है कि इवोल्यूशनरी इवेंट्स जो हैं वो रेयरली परफॉर्म होते हैं. तो इट मीन्स अगर 3 या 4 ट्रीज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो कौन सा ट्री जो है करेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि किस पर्टिकुलर ट्री के केस में इवोल्यूशनरी इवेंट्स आप मिनिमम कंसिडर कर रहे हो. और इसको आप सपोर्ट करते हो इस स्टेटमेंट से, इफ यू हैव टू explanation for the same thing, the simplest one is most likely to be true. अब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन ऑलवेज जो है एप्लीकेबल है. आप ये गारंटीड मैनर में मेंशन नहीं कर सकते हो कि जो सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा वही करेक्ट होगा. बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में जब आप किसी कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए 2 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है तो जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो मोस्टली ट्रू होता है. तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए. इट प्रेडिक्ट्स द ट्री दैट मिनिमाइज द स्टेप रिक्वायर्ड टू जनरेट ऑब्जर्व्ड वेरिएशन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि पार्सिमोनी मेथड इसी को एज्यूम करके चलता है कि इवोल्यूशनरी इवेंट्स रेयरली हो रहा है. इसलिए अगर किसी ट्री में सबसे कम इवोल्यूशनरी इवेंट्स को अगर आप शो कर रहे हो तो वो ट्री करेक्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो बी, सी और डी को आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर शो करोगे. Which of the following spectroscopic technique can be used to identify the functional groups of an antibiotic contaminant in food? See, जिन 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, उनमें से एक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस. सर्कुलर डायक्रोजिज्म से आप फंक्शनल ग्रुप के नेचर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. यूवी विजिबल रीजन से आप फंक्शनल ग्रुप के नेचर को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो फंक्शनल ग्रुप के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए या तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक को यूज करते हैं. एडेनिन कैन अंडरगो ए स्पॉन्टेनियस चेंज टू हाइपोजेंथन इन ए सेल leading to a DNA-based pair mismatch. The correct combination of enzyme that involved in the repairing this damage is. See, जब आप DNA डैमेज के रिपेयर के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहाँ आप 2 कंडीशन शो करते हो, एक डायरेक्ट रिपेयर और दूसरा इनडायरेक्ट रिपेयर. इनडायरेक्ट रिपेयर के प्रोसेस में क्या होगा कि अगर किसी डबल स्टैंडर्ड DNA में कोई लीजन प्रेजेंट है तो DNA रिपेयर सिस्टम के कंपोनेंट इस डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कटिंग के द्वारा इस डैमेज पोर्शन को रिमूव करेगा. और डैमेज पोर्शन के रिमूवल के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसको DNA पॉलीमरेज से फिल करेगा और जो फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है
वो लाइगेज की मदद से जो है डेवलप होगा। तो आप डीएनए रिपेयर के प्रोसेस के दौरान और इनडायरेक्ट डीएनए रिपेयर के प्रोसेस के दौरान आप न्यूक्लियेज के प्रेजेंस को शो करते हो, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कटिंग के लिए न्यूक्लियस चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज गैप की फिलिंग के लिए चाहिए, और डीएनए लाइगेज जो फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशंस का जो प्रोसेस है उनको कैटेलाइज करने के लिए चाहिए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एंजाइम काइनेटिक्स। Which of the following statement about reversible enzyme inhibitors are correct? यहाँ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब आप एंजाइम इनहिबिशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो आपको वहाँ 2 कैटेगरीज मिलते हैं, एक रिवर्सिबल कैटेगरी और दूसरा इरिवर्सिबल कैटेगरी। और रिवर्सिबल कैटेगरीज के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहिबिशंस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। वन इज द कॉम्पिटिटिव, सेकेंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंड थर्ड इज अनकॉम्पिटिटिव। और नॉन कॉम्पिटिटिव को ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मिक्स्ड। तो यू विल गेट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ऑल्सो टर्म्ड एज द मिक्स्ड, एंड अनकॉम्पिटिटिव। सी, इन केस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब आप एंजाइम्स को कंसिडर करते हो तो एंजाइम्स की अपनी एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, जिनसे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। आप उसे एक्टिव साइट के तौर पर भी डिस्क्राइब करते हो। अगर कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो बाइंडिंग साइट है और जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है उनका जो बाइंडिंग साइट है ये दोनों सेम है, क्योंकि इस एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ इनहिबिटर की भी बाइंडिंग हो सकती है और सबस्ट्रेट की भी बाइंडिंग हो सकती है। तो यहाँ इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड है तो फिर इनहिबिटर की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, या अगर एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाउंड है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस रिवर्सिबल इनहिबिशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि यहाँ इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है फॉर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट। तो अगर आप 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स को आप रीड करो, यहाँ जो आर स्टेटमेंट दिया गया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू द सेम साइट एज द सबस्ट्रेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट, और ये कंडीशन आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में शो करते हो। अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव या मिक्स्ड इनहिबिशन के प्रोसेस को कंसिडर करते हो तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी, इनके साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी, और इनहिबिटर अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से बाइंडिंग शो करेगा। तो अगर मुझे इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट को शो करना है तो इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट से डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में इनहिबिटर फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाले कंडीशन में भी एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट आप डिफरेंट शो कर रहे हो। तो यहाँ इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपीट नहीं कर रहा है बाइंडिंग के लिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर एंजाइम फ्री स्टेट में है तो उस कंडीशन में भी इनहिबिटर की बाइंडिंग हो सकती है, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अगर कर चुका है तो उस सिचुएशन में भी इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो कर सकता है। तो क्यू स्टेटमेंट में दिया गया है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली एट डिफरेंट साइट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इनकी बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट से बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस को कंसिडर करते हो तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान होता क्या है कि जब आप एंजाइम को कंसिडर करते हो तो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उनके साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी, और जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तब इनहिबिटर की बाइंडिंग एंजाइम के साथ होगी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और इसके फॉर्मेशन के बाद फिर एंजाइम के साथ इनहिबिटर की बाइंडिंग हो रही है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं शो कर रहा है और वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट भी नहीं कर रहा है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद फिर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो करता है। तो पी स्टेटमेंट में मेंशन है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ P, Q and R all statements are correct statements. This question is from cellular respiration और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which of the following is or are common feature or features for both aerobic and anaerobic bacterial cultures. See, अगर आप बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहाँ आपको 3 कैटेगरीज मिलता है। एक कैटेगरी जिसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। सेकेंड, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी आप कंसिडर करते हो, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं,
और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। और एक प्रोसेस और भी है जिसे आप डिस्क्राइब करते हो फर्मेंटेशन। तो बैक्टीरिया में बेसिकली आप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन को आप डिस्क्राइब करते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है एंड फर्मेंटेशन भी ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है। आप इनमें से किसी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आप फॉलो करो तो इन सबों में आपको ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस मिलेगा वो एक कॉमन प्रोसेस के तौर पे मिलेगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो या फर्मेंटेशन। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान अगर ग्लूकोज सबस्ट्रेट के तौर पर रोल प्ले करता है तो ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट होता है। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर NAD+ को शो करते हो, और ये NAD+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद NADH एक रिड्यूस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं उसको N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस के तौर पर एरोबिक, एनएरोबिक एंड फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान मैं शो कर रहा हूँ। और अगर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और बायोलॉजिकल सिस्टम में उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर मैं NAD+ को शो कर रहा हूँ। तो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। इसमें मेंशन किया गया है कॉमन फीचर। तो ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस के तौर पर आप शो करते हो, और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अगर परफॉर्म होगा तो उस प्रोसेस के दौरान NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर NAD+ काम करेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कॉमन प्रोसेस नहीं, क्योंकि अगर मैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कंसिडर करूँ तो यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन को कंसिडर करूँ तो यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। एंड डी ऑप्शंस में मेंशन है 2 नेट ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ये कंडीशंस एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन के केस में वेरी करते हैं। तो यहाँ अगर मेंशन है 2 नेट ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ आप ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को भी कॉमन प्रोसेस के तौर पर कंसिडर कर सकते हो, और NAD+ को भी आप कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हो। बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड नेट ATP फॉर्मेशन, दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। Which of the following statement or statements each or are correct regarding the lac operon in E. coli when grown in the presence of glucose and lactose? C. E. coli ग्लूकोज को भी कार्बन सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करता है और लैक्टोज को भी यूटिलाइज करता है, बट ग्लूकोज एक प्रीफर्ड कार्बन सोर्स के तौर पर काम करता है। लैक्टोज प्रीफर्ड कार्बन सोर्स के तौर पर काम नहीं करता है। अगर ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं तो ई कोलाई मेनली ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है तो उस कंडीशंस में लैक्टोज को कार्बन सोर्स के तौर पर यूज करेगा। नाउ सपोज कि मैं ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों के प्रेजेंस को शो कर रहा हूँ और इस बात को चेक कर रहा हूँ कि लैक अपरन का एक्सप्रेशन बेसल लेवल से कम हो रहा है या बेसल लेवल के इक्वल हो रहा है या बेसल लेवल से ज़्यादा हो रहा है। तो ग्लूकोज यहाँ प्रीफर्ड कार्बन सोर्स के तौर पर प्रेजेंट है तो लैक्टोज के यूटिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस कंडीशन में लैक ऑपरेंट का एक्सप्रेशन बेसल लेवल के इक्वल यहाँ परफॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में आप बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो लैक ऑपरेंट के केस में। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है तो इस कंडीशन में लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कब चाहिए, जब लैक्टोज तो प्रेजेंट हो। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो इस कंडीशन में बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। तो लैक एप्रॉन यहाँ जो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है वो बेसल लेवल से भी कम शो कर रहा है, और बेसल लेवल से भी अगर कम शो कर रहा है तो इस कंडीशन में आप डिस्क्राइब करते हो नेगेटिव रेगुलेशन। इट मीन्स कि जो लैक ऑपरेंट है उसका नेगेटिव रेगुलेशन परफॉर्म हो रहा है, और नेगेटिव रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिप्रेसर। और रिप्रेसर की बाइंडिंग कहाँ आप शो करते हो, तो ऑपरेटर से। तो ऐसे कंडीशन में रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा और जो लैक ऑपरेंट का एक्सप्रेशन है वो बेसल लेवल से भी कम हो जाएगा, जिसे आप नेगेटिव रेगुलेशन के तौर पर कंसिडर करोगे। अब सपोज एक सिचुएशन में ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ ग्लूकोज अब्सेंट है पर लैक्टोज प्रेजेंट। तो ऐसे कंडीशन में
ई कोलाई लैक्टोज को एज ए कार्बन सोर्स के तौर पे यूज करेगा क्योंकि इनके पास अदर ऑप्शन नहीं है, ग्लूकोज एब्सेंट है। तो यहाँ बेसल लेवल से ज़्यादा एक्सप्रेशन की आवश्यकता है लैक ऑपरेंट की। तो एक्सप्रेशन जो है बेसल लेवल से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। जब बेसल लेवल से ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा तो आप इस कंडीशन में इसको डिस्क्राइब करोगे पॉजिटिव रेगुलेशन के तौर पर, और पॉजिटिव रेगुलेशंस के प्रोसेस के लिए एक्टिवेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस कंडीशन में एक्टिवेटर रोल प्ले करेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन परफॉर्म होगा और एक्सप्रेशन जो लैक ऑपरेंट का है वो बेसल लेवल से भी हायर होगा। तो ये एक लॉजिकल कंडीशंस है जिसको मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं तो लैक ऑपरेंट का एक्सप्रेशन आप इक्वल टू बेसल लेवल शो कर रहे हो। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो लैक ऑपरेंट के एक्सप्रेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ एक्सप्रेशन लैक ऑपरेंट का बेसल लेवल से भी कम हो रहा है, और जब एक्सप्रेशन बेसल लेवल से कम होता है तो आप उसे नेगेटिव रेगुलेशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और यहाँ रिप्रेसर रोल प्ले करता है जो ऑपरेटर से बाइंडिंग शो करता है। और जब ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज ही सिर्फ प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया के पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं है कार्बन सोर्स का, तो उन्हें लैक्टोज को तो मेटाबोलाइज करना होगा, और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए लैक ऑपरेंट का एक्सप्रेशन बेसल लेवल से हायर होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप रेगुलेशन को पॉजिटिव रेगुलेशन के तौर पर डिस्क्राइब करोगे, और यहाँ एक्टिवेटर रोल प्ले करेगा, और एक्टिवेटर की बाइंडिंग कहाँ होती है, तो या तो नियर द प्रोमोटर या विद इन द प्रोमोटर बाइंडिंग होती है। तो ये कंडीशंस आप शो करते हो इन केस ऑफ द लैक ऑपरेंट। और एक और कंडीशंस अगर मैं शो करूँ कि ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में किसी अदर कार्बन सोर्स को यूटिलाइज करेगा। अब हम लोगों को ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स को चेक करना है। एट लो ग्लूकोज लेवल ऑपरेंट इज एक्टिवेटेड, तो अगर ग्लूकोज नहीं है या ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर कम है तो लैक ऑपरेंट एक्टिवेटेड होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एट हाई ग्लूकोज लेवल द ऑपरेंट इज एक्टिवेटेड टू एनेबल द यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज, ये गलत है। जब ग्लूकोज ऑलरेडी हाई लेवल में प्रेजेंट है तो लैक्टोज को कैटाबलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो लैक ऑपरेंट का अगर एक्सप्रेशन होगा भी तो बेसल लेवल के इक्विवेलेंट होगा, उसे बेसल लेवल से ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट है द लैक रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन इन एक्टिवेटिंग द ऑपरेंट। यस, ये कंडीशंस आप शो करते हो जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, और ग्लूकोज का प्रेजेंस को मैं शो कर रहा हूँ और लैक्टोज के प्रेजेंस को नहीं शो कर रहा हूँ। तो जो रिप्रेसर है वो एक्टिव कंडीशंस में प्रेजेंट होगा, और एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि वो ऑपरेटर से बाइंडिंग शो करेगा, और ऑपरेटर से बाइंडिंग करने के बाद जो लैक ऑपरेंट का एक्सप्रेशन है वो बेसल लेवल से कम हो जाएगा, तो आप उसे नेगेटिव रेगुलेशन के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। तो अगर लैक रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन इन एक्टिवेटिंग द ऑपरेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो डी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है बाइंडिंग ऑफ लैक्टोज टू लैक रिप्रेसर इंड्यूस द ऑपरेंट। देखो जब लैक रिप्रेसर के साथ लैक्टोज की बाइंडिंग होगी और लैक्टोज की बाइंडिंग एलो लैक्टोज के फॉर्म में होती है, तो रिप्रेसर अपना फंक्शन जो है स्टॉप कर देता है। रिप्रेसर को इनएक्टिव फॉर्म में आप शो करते हो, ऑपरेटर से उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती। ऐसे कंडीशन में लैक ऑपरेंट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, अपने एक्सप्रेशन को शो करता है, बट वो एक्सप्रेशन बेसल लेवल के इक्विवेलेंट होते हैं। इंड्यूस करने का मीनिंग ये हुआ कि जो बेसल लेवल से ज़्यादा हो, और वो कंडीशन पॉजिटिव रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो कंडीशन तब होगा जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट। यहाँ क्वेश्चन में ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों के प्रेजेंस को शो किया गया, तो ग्लूकोज एंड लैक्टोज अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो लैक ऑपरेंट बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन को शो करेगा। यहाँ आप नेगेटिव या पॉजिटिव रेगुलेशन को शो नहीं करोगे। जब नहीं होगा लैक्टोज तब नेगेटिव रेगुलेशन होगा, जब ग्लूकोज नहीं होगा सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है तब आप पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हो। तो बाइंडिंग ऑफ लैक्टोज टू लैक रिप्रेसर इंड्यूस द ऑपरेंट, इंड्यूस से मेरा मतलब यहाँ है एक्टिवेशन, तो ये कंडीशंस जो है आप नहीं शो करते हो, तो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इमर्जिंग वायरसेस सच एज सार्स कोविड कॉज एपिडेमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू राइज ऑफ सच वायरसेस। तो वायरसेस के जीनोम में अगर हायर रेट से म्यूटेशन परफॉर्म होगा तो उस कंडीशंस में वायरसेस का जो इन्फेक्शियस कैपेबिलिटी है वो भी चेंज होगा, और डिफरेंट होस्ट को इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो भी चेंज होगी। तो म्यूटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है राइज ऑफ सच वायरसेस। जंपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस फ्रॉम द करंट टू न्यू होस्ट, इनके कारण भी जो वायरस का ग्रोथ पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अगर होस्ट का नेचर चेंज होगा तो वायरस का ग्रोथ पैटर्न भी चेंज होगा। स्प्रेड ऑफ वायरस टू द न्यू होस्ट पॉपुलेशन, इनके कारण भी वायरस की ग्रोथ जो है चेंज होगा। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट, सी वायरस चाहे कोई भी हो, उनका होस्ट एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बैक्टीरिया हो, ये मैटर नहीं करता है। वायरस को आप ऑलवेज कंसिडर करते हो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट।
ये ऑलवेज पैरासिटिक बिहेवियर शो कर रहा है और पैरासिटिक बिहेवियर के लिए इनको सेल के अंदर इंटर करना जरूरी है, क्योंकि विद इन द सेल ये अपने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। और यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट, ये गलत स्टेटमेंट है और ये कंडीशन किसी भी वायरस के केस में एप्लीकेबल नहीं, चाहे वायरस का होस्ट प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई बैक्टीरिया हो या कोई फंजाई हो। एवरी केसेस में आप वायरसेस को कंसिडर करते हो एज ए ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट के तौर। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स इनटू प्लांट सेल कैन बी कैरिड आउट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, कैल्शियम क्लोराइड मेडिएटेड प्लाज्मिड अपटेक, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड जीन गन। सी, अगर आप किसी प्लांट सेल में किसी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उनकी 2 डिफरेंट स्ट्रेटजी है, एक वेक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी है और दूसरा वेक्टर लेस स्ट्रेटजी। जब आप वेक्टर लेस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो वहाँ केमिकल मेथड्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, फिजिकल मेथड्स को भी फॉलो कर सकते हो। फिजिकल मेथड्स के अंदर माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन का प्रोसेस हो सकता है। और अगर वेक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो तो वहाँ आपके पास में 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या तो वेक्टर किसी प्लाज्मिड से डिराइव होगा या वेक्टर आप किसी वायरल डीएनए से डिराइव करोगे। तो यहाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के केस में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है और प्लांट सेल में फॉरेन जीन को वेक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन वेक्टर लेस स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फिजिकल मेथड है। जीन गन इट मीन्स पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेक्टर लेस स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी को कंसिडर कर रहा हूँ तो कैल्शियम क्लोराइड मेडिएटेड प्लाज्मिड अपटेक, ये कंडीशन आप बैक्टीरिया में शो करते हो, प्लांट सेल के केस में नहीं शो करते हो। प्लांट सेल के केस में आप वेक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी के तौर पर आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के प्लाज्मिड को आप यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोपोरेशन ये कंडीशंस एक वेक्टर लेस मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस फिजिकल मेथड को आप यूज कर सकते हो प्लांट सेल में डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट को भी आप फिजिकल मेथड के तौर पर यूज कर सकते हो डीएनए को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए। बट कैल्शियम क्लोराइड मेडिएटेड प्लाज्मिड अपटेक का प्रोसेस आप ये फॉलो करते हो इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, नॉट इन केस ऑफ द प्लांट सेल। Which of the following statements regarding trafficking of eukaryotic cell each or are correct? Dynamine binds GTP and involved in vesicle budding. Dynamine एक soluble प्रोटीन है और ये GTP बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है और बडिंग के दौरान पिंचिंग ऑफ के प्रोसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मेंशन है डायनामिन बाइंड्स जीटीपी एंड इन्वॉल्व इन द वेसिकल बडिंग, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को शो करते हो तो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो उस एंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्मेशन के दौरान डायनामिन फाइनली पार्टिसिपेट करता है और पिंचिंग ऑफ के प्रोसेस से ये जो वेसिकल है इस वेसिकल को रिलीज कर देता है। तो अगर डायनामिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन परफॉर्म नहीं हो सकता और ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है क्योंकि जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके ये एनर्जी को डिराइव करता है। डायनामिन इज इन्वॉल्व इन द साइटोस्केलेटल रीमॉडलिंग। देखो साइटोस्केलेटल की रीमॉडलिंग में डायनामिन पार्टिसिपेट नहीं करता है, डाइनिन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि आप डाइनिन और काइनेसिन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन को शो करते हो। मोटर प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है, वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, एटीपीएच एक्टिविटी शो करता है और वो साइटोस्केलेटन के तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स रीमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर एक्टिन फिलामेंट होता तो उसके लिए जो मोटर प्रोटीन वहाँ रोल प्ले करता है दैट इज द मायोसिन। तो बी इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Dynein binds ATP and is involved in the movement of organelles along the microtubules. जैसा कि मैं अभी मेंशन किया कि डाइनिन मोटर प्रोटीन है और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर के अपना रोल प्ले करता है। एटीपी को हाइड्रोलाइज करने की एबिलिटी है तो एटीपीएच एक्टिविटी शो कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डाइनिन बाइंड्स जीटीपी, ये जीटीपी के साथ बाइंडिंग नहीं शो करता है, एटीपी के साथ बाइंडिंग शो करता है क्योंकि इसके पास एटीपीएच एक्टिविटी है, तो दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। A circular plasmid had 3 different but unique restriction site for enzyme A, B, and C. When enzyme A and B are used together, 2 fragments of equal size are generated. तो according to questions, this is the circular plasmid. और अगर मैं यहाँ restriction site को A से denote करता हूँ और यहाँ restriction site को B से अगर denote करता हूँ और जब A पर भी कटिंग होगी और B पर भी कटिंग होगी तो इस कंडीशन में 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे, बट इन 2 फ्रेगमेंट्स का साइज सेम है, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक बैंड का फॉर्मेशन होगा।
अगर मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से इन्हें सेपरेट करना चाहूँ, तो चूंकि दोनों फ्रेगमेंट का साइज सेम है, तो इस कंडीशन में एक सिंगल बैंड का फॉर्मेशन होगा. एंजाइम सी क्रिएट्स फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल साइज ओनली फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय दोज क्लिप्ड बाय ए एंड बी. अब ए एंड बी के द्वारा जब ये क्लिप्ड हो गया तो दो फ्रेगमेंट मिले इक्वल साइज के. और जब आप सी को अप्लाई कर रहे हो तो सी रिस्ट्रिक्शन साइड को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ. तो इस कंडीशन में जब इस पॉइंट पर कटिंग होगी तो इस फ्रेगमेंट का, ये जो फ्रेगमेंट, इनसे दो फ्रेगमेंट बनेंगे और वो इक्वल साइज का बनेगा, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है. तो ऐसी कंडीशन में जब आप ऑल द थ्री एंजाइम्स को एक साथ यूज करोगे तो ये जो फ्रेगमेंट है इनके द्वारा एक बैंड का फॉर्मेशन होगा. और इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से और इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से एक सिंगल बैंड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रेगमेंट का साइज जो है सेम है. तो आप एक सिंगल बैंड के फॉर्मेशन को शो करोगे. तो इस कंडीशन में आप अगर थ्री डिफरेंट एंजाइम्स को अगर यूज कर रहे हो एक साथ, तो एक बैंड इस पार्ट के लिए बनाओ और एक बैंड इन दो फ्रेगमेंट्स के लिए बनाओ, तो टोटल यहाँ 2 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो. तो आंसर शुड बी द 2. Assuming independent assortment and no recombination, the number of different combinations of maternal and paternal chromosomes in gamete of an organism with a diploid number of 12 is. देखो यहाँ 2n का वैल्यू मेंशन है 12, तो n का वैल्यू हो गया 6. इसका मतलब है कि यहाँ 6 डिफरेंट क्रोमोजोम है और हर क्रोमोजोम के 2 कॉपीज है. तो फर्स्ट के 2 कॉपीज, सेकंड के 2 कॉपीज, थर्ड के 2 कॉपीज, 4, 5 एंड 6. उनमें से एक फादर से डिराइव है, एक मदर से डिराइव है. फादर और गैमिट फॉर्मेशन के दौरान आउट ऑफ द 2 फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एक फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंटर करेगा. तो ऐसे कंडीशन में वो फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम फादर से भी डिराइव हो सकता है. और जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो आउट ऑफ द 2 फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम इंटर करेगा. उसी पैटर्न पर आउट ऑफ द 2 सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक इंटर करेगा. आउट ऑफ द 2 थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक इंटर करेगा. अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो इंटर किया वो जो फादर से डिराइव्ड है वो इंटर किया. सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब डिराइव किया तो वो जो मदर से डिराइव्ड हुआ है वो इंटर किया. उसी तरह से थर्ड, 4, 5, 6. अब हो सकता है ये मदर से डिराइव्ड है, ये भी मदर से डिराइव्ड है, ये भी मदर से डिराइव्ड है, ये फादर से डिराइव्ड. और इस कंडीशंस में सपोज ये फर्स्ट फादर से डिराइव हुआ, सेकेंड मदर से नहीं फादर से डिराइव हुआ, थर्ड अगेन जो है मदर से डिराइव्ड हुआ, फोर्थ मदर से डिराइव हुआ, फिफ्थ मदर से डिराइव्ड हुआ, और 6 जो फादर से डिराइव्ड 6 क्रोमोजोम था वो इंटर किया. तो अब यहाँ जो आप कॉम्बिनेशन शो कर रहे हो, यहाँ जो कॉम्बिनेशन शो कर रहे हो, इनमें डिफरेंसेस. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आप गैमेट में शो करोगे, इसके लिए आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हो 2 to the power n. n क्या है? तो जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में n के वैल्यू को मेंशन करते हो तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ मैं n को हेटेरोजाइगस कंडीशंस के तौर पर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स है उसके रिस्पेक्ट में मैं कंसिडर कर रहा हूँ. तो n का वैल्यू यहाँ क्या है? 6. तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू क्या होगा? 2 to the power 6. और 2 to the power 6 का मतलब है कि आंसर शुड बी द 64. तो 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट का फॉर्मेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन के तौर पर. इन binomial nomenclature, the name of the bacterial strain is written with the first letter of word being capitalized. ये बहुत ही इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दौरान आप इनको पढ़ते हो, तो दैट शुड बी द फर्स्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस अदर देन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड.